आज का हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मेथड्स हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात में परिवर्तन और वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। आज हम डिस्कस करें गुणात्मक विधियाँ। जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि गुणात्मक विधियाँ साख के प्रयोग और व्यवहार को नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक साख के प्रयोग, वितरण और दिशा को प्रभावित करने के लिए साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों को अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण की दिशा और मात्रा के नियमन का पूरा अधिकार प्राप्त है। गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख के विभिन्न उपयोगों पर निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रण करना होता है, और इसके लिए ये निम्नलिखित विधियों को अपनाता है। पहला मेथड है हमारा चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 36(1)(a) के अंतर्गत आरबीआई को अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन अथवा विशिष्ट श्रेणी के लेन देन की मनाही कर सकता है या इस बारे में सावधानी रखने का निर्देश भी दे सकता है। सेलेक्टिव कंट्रोल के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे फर्स्ट, आवश्यक खाद्यान्न और कच्चे माल के सट्टे संग्रह मुनाफाखोरी के लिए दी जाने वाली साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना। सेकंड, उपयुक्त वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना। थर्ड, मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए चयनात्मक विधि को पूरक के रूप में लागू करना। चयनात्मक साख नियंत्रण के निम्नलिखित रूप है। फर्स्ट है इसमें भिन्न भिन्न कटौती दरें, डिफरेंशियल डिस्काउंट्स रेट्स। रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विनिमय बिलों की पुनः कटौती की भिन्न भिन्न दरें अपनाता है। जिस क्षेत्र की साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है उसके विनिमय बिलों की पुनः कटौती नीचे दर पर की जाती है। इसके विपरीत आरबीआई जिस क्षेत्र की साख को अत्यावश्यक करना चाहता है उसके बिलों की पुनः कटौती ऊंची रखी जाती है अथवा पुनः कटौती की सुविधा स्थगित कर दी जाती है। सेकंड पॉइंट है पुनः वित्त सुविधाओं का वापस लेना, विड्रॉल ऑफ रिफाइनेंस फैसिलिटीज़। भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गंभीर मुद्रास्फीति जन्य दबावों के संदर्भ में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कुछ वस्तुओं पर पुनः वित्त सुविधा समाप्त कर सकता है। थर्ड, ऋण जमा अनुपात निश्चित करना, फिक्सेशन ऑफ डेब्ट डिपॉजिट रेशो। कई बार रिजर्व बैंक किसी विशेष क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण तथा जमा का अनुपात निश्चित करके चयनात्मक साख नियंत्रण करता है और इससे साख पर नियंत्रण लग जाता है। फोर्थ पॉइंट, कतिपय क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर्स। रिजर्व बैंक कुछ क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, और जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के ऋण, इससे साख की मात्रा कम हो जाती है और आरबीआई इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मूल्य अंतर का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन्स। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक माल की जमानत पर व्यापारियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की सीमा का निर्धारण कर देता है। मार्जिन या मूल्यांतर जितना अधिक होता है व्यापारियों को उतना ही कम ऋण मिलता है। सिक्स पॉइंट है आयात पूर्व जमा, प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट्स। इस विधि का उपयोग आयातों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आयातक को माल के आयात से पहले ही उसके मूल्य जमा कराने का आदेश दिया जाता है। सेवेंथ पॉइंट, पूर्व अनुमति से ऋण, लोन विथ प्रायर परमिशंस। रिजर्व बैंक
वाणिज्य बैंकों को स्पष्ट निर्देश देकर पाबंद कर सकता है कि वे उसकी पूर्व अनुमति के बिना किसी उद्देश्य विशेष के लिए ऋण ना दें। सेकंड पॉइंट है साख की रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों और व्यवसायों को बीच राशनिक वितरण कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वे कुल ऋणों का एक निश्चित भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही देंगे। थर्ड पॉइंट है नैतिक अनुनय। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर अपने नैतिक प्रभाव का भी उपयोग करते हैं, अपने मॉरल इफेक्ट का भी उपयोग करते हैं। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समझा बुझाकर अपनी साख नियंत्रण नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक दबाव, प्रचार, विज्ञापन आदि के माध्यम से रिजर्व बैंक समय समय पर व्यापारिक बैंकों को परामर्श देता है कि किसे और कितना ऋण देना है अथवा नहीं देना है। रिजर्व बैंक अपने विभिन्न प्रकाशनों, गश्ती दरों मीन सर्कुलर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा बैंक प्रतिनिधियों की बैठकों के माध्यम से वाणिज्य बैंकों से साख नियंत्रण के लिए नैतिक अनुनय करता है। और लास्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की सलाह न मानने पर रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के आदेशों को नहीं मानता है तो वे प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए उस बैंक के ऋण देने की क्रियाओं पर रोक लगा सकता है। इस प्रकार हमने दो मेन इसकी क्रेडिट कंट्रोल की मेथड्स पढ़े। फर्स्ट मात्रात्मक विधियाँ और सेकंड गुणात्मक विधियाँ। पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। अब बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण नीति है उसका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास रहा है और इसके इस तरह के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा करने में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण बैंक की साख नियंत्रण नीति की आलोचना भी की जाती है। देश में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद्य सामग्री के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। आम उपभोग की जीवन उपयोगी वस्तुएं में कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन बहुत कष्ट में होता जा रहा है। और जहाँ तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रशंसनीय कार्य किया है, परंतु फिर भी आबादी और बेरोजगारी के कारण विकास की दर अपर्याप्त है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति आंशिक रूप से ही सफल रही है। यह नीति एक तरफ जहां मुद्रास्फीति को रोकने में विफल रही है, तो दूसरी ओर इससे आर्थिक विकास की गति बनाए रखने में मदद मिली है। यदि रिजर्व बैंक की साख नीति का प्रशंसनीय सहयोग नहीं मिलता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह नहीं हो पाता। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीति के अप्रभावी होने के कारण क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला कारण है असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। विकासशील देशों में मुद्रा बाजार संगठित नहीं है, जबकि विकसित देशों में यह संगठित और विकसित है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में साख नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम अधिक प्रभावी नहीं हो पाते। इसलिए साख नियंत्रण की सफलता के लिए संगठित और विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है साख की विभिन्न किस्में, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स। साख की अनेक किस्म होती है और रिजर्व बैंक केवल बैंक साख को ही नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य प्रकार की साख पर इन बैंकों का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार रिजर्व बैंक केवल सीमित साख नियंत्रण करने में ही सफल रहता है। थर्ड, बैंकिंग परंपराओं का अभाव, लैक ऑफ बैंकिंग कस्टम्स। विकसित देशों में
केंद्रीय बैंक की परंपरा इतनी सुदृढ़ और परिपक्व हो चुकी है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के संकेत मात्र से उचित कार्रवाई करने लगते हैं। विकासशील देशों में ऐसी परंपराएं नहीं हैं, इसे रिजर्व बैंक को अधिक कठिनाई आती है। फोर्थ पॉइंट, साधनों की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक के पास कितने वित्तीय साधन हैं। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक के वित्तीय साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों से बैंक सीमित मात्रा में ही साख नियंत्रण कर पाता है। फिफ्थ पॉइंट, सीमित वैधानिक अधिकार, लिमिटेड लीगल राइट्स। जहां केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार और व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के वैधानिक अधिकार सीमित मात्रा में प्राप्त है, वहाँ यह साख नियंत्रण में असफल रहते हैं। किंतु जहाँ केंद्रीय बैंक को व्यापक अधिकार दिए जाते हैं, वहाँ यह साख नियंत्रण करने में सफल रहा है। सिक्स पॉइंट, विशाल अमौद्रिक क्षेत्र। विकासशील और पिछड़े हुए देशों में अमौद्रिक नॉन मॉनेटरी एरिया बहुत अधिक होता है। ऐसे देशों में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करने में असफल रहते हैं क्योंकि अमौद्रिक क्षेत्र केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर रह जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका मुद्रा और पूंजी बाजार पर पूरा नियंत्रण हो ताकि वे उन्हें वांछित दिशा प्रदान कर सके। और रिजर्व बैंक का मुद्रा और पूंजी बाजार पर पूरा नियंत्रण नहीं होने से यह साख नियंत्रण में भी असफल रहा है। इस प्रकार हमने साख नियंत्रण की दो विधियां, उसका मूल्यांकन और उसके अप्रभावी होने के कारण डिस्कस किए हैं। और आज के लिए इतना ही।